everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू द वीकली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ CBL, जिसमें आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते न्यूज में रहे थे। बिकॉज द पीरियड ऑफ रेफरेंस फॉर दिस वीडियो इज 4th सितंबर टू 17th सितंबर, क्योंकि पिछले हफ्ते आपकी क्लास आई नहीं थी ये वाली, तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते के भी जो करंट अफेयर्स थे सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग उनको कंपाइल करके इकट्ठे ही यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है? चलो, तो आज हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग करेंगे रिगार्डिंग दीज सोशल इश्यूज करंट अफेयर्स। हमारे हैं आज 4 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 बाय NCRB। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, इसने बेसिकली अभी एक ये रिपोर्ट लॉन्च करी है कि 2020 में इंडिया में जो क्राइम रेट है वो किस तेजी से बढ़ा है या घटा है। चाहे उसमें जितने भी राइट्स वो वाले क्राइम्स आ जाए, चाहे वायलेंस अगेंस्ट विमेन आ जाए, चाहे कोई और चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम्स आ जाए, तो एक पूरा का पूरा जो डेटा है वो इसने कंपाइल करके हमें बताया है कि भाई भले ही आपके यहाँ पर कोरोना के वजह से लॉकडाउन लगे हुए थे, बट फिर भी इंडिया में जो क्राइम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसके रीजंस देखेंगे, कौन कौन से क्राइम्स बढ़े हैं या कौन कौन से डिक्रीज हुए हैं, किस स्टेट में ज़्यादा बढ़े हैं या डिक्रीज हुए हैं, वो सारा डिस्कस हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट है आपकी ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें इसने ये बताया है कि अगर हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पर काम करना शुरू नहीं किया, अगर हम लोगों ने एमिशंस को रिड्यूस करना नहीं शुरू किया, हम लोगों ने एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ को ढंग से इम्प्लीमेंट करना नहीं शुरू किया, तो अल्टीमेटली जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, खास करके ये अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशियन कंट्रीज़ जो हैं मेनली, इनमें बहुत ज़्यादा ही इंटरनल माइग्रेशन बढ़ने वाली है। चाहे वो आपका ड्रॉट्स की वजह से हो, रेनफॉल पैटर्न में चेंज होने की वजह से हो, तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये शुरुआत होती है इनकी क्लाइमेट चेंज से। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे इंटरनल माइग्रेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताती है हमें ये रिपोर्ट, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च करी है। तो ये डिटेल में देखेंगे। थर्ड है अपना स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण फेज 2। सर्वेक्षण ग्रामीण फेज है बेसिकली कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था रूरल एरियाज़ में, क्या उस मिशन के लॉन्च करने की वजह से कुछ ऑब्जर्वेशनल चेंजेस आए हैं ग्रामीण एरियाज़ में या नहीं। क्या वहाँ पर अभी भी ओपन डेफिकेशन फ्री जो स्टेटस इन लोगों को दिया गया था, रूरल एरियाज़ को दिया गया था, क्या ये मेंटेन कर पाने के सक्षम है, सस्टेनेबल है क्या ये। तो जितना भी ये स्वच्छता को लेकर एक सर्वेक्षण टाइप सा है कि भाई क्या आपके यहाँ पर स्वच्छता मेंटेन्ड है या नहीं है। बाकी स्वच्छ भारत मिशन क्या है, ये सर्वेक्षण क्या है, इसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि भाई किसने फंडिंग दी है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे कि भाई आप किसी रूरल एरिया को बताओगे कि ये क्लीन है या नहीं है, तो पैरामीटर्स क्या हैं वो हम देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। फिर है आपका राइजिंग कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन। दिस इज द रिपोर्ट बाय NCW, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ये जो रिपोर्ट है आपकी ये NCRB की है, ये ओवरऑल क्राइम रेट्स की है। ये वाली जो रिपोर्ट है ये स्पेसिफिकली आपके विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस के केसेस हैं उनको देखती है। तो हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से 2020 में ये क्राइम्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स है जो फीमेल्स ने करी है वो इंक्रीज़ हुई है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जब होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऑन दी हेल्थ एंड ऑन दी फिजिकल हेल्थ ऑफ वुमेन, और उसके अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड क्या है कि हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को होने से बचा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हम 4 टॉपिक्स करेंगे। शुरू करेंगे अपने पहले टॉपिक के साथ में, विच इज़ क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बाय NCRB। देखो क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है इसमें कि रिसेंटली क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट हैज़ बिन पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो NCRB, या ये आ सकता है कि NCRB इज विद इन विच मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये तो है हल्का सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट बेसिकली यही कहती है कि भाई जो 2020 है वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नंबर में हम लोगों ने इंडिया में क्राइम रेट को बढ़ते हुए देखा है।
क्राइम रेट का बेसिकली मतलब है जितना नंबर ऑफ क्राइम पिछले साल था उसके मुकाबले अब ज़्यादा नंबर ऑफ क्राइम्स हम लोग कर रहे हैं सोसाइटी में या फिर वो हो रहे हैं। तो ये बेसिकली बताता है आपका एनसीआरबी, और जिसमें कई सारे ऐसे क्राइम्स हैं जैसे कम्युनल राइट्स हैं, अग्रेरियन राइट्स हैं, ये सारे के सारे इन्होंने पूरा बताया है कि भाई जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैं जिसमें राइट्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई दंगे होने शुरू हो जाते हैं। दंगे किसी वजह से भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी द कम्युनल राइट्स बिटवीन टू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर टू रिलीजन्स के लोगों के बीच वो शुरू हो सकता है। उसमें भी हम लोगों ने 96% इंक्रीज देखा है पिछले साल के मुकाबले। अगर पिछले साल 438 थे तो 2020 में इसके 857 केसेस हम लोगों ने देखे। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जहां हम देख रहे हैं कि भाई रिलीजन को एज अ होल्ड बनाकर कई सारे जो राइट्स हैं वो इंडिया में हो रहे हैं। फिर आपके कास्ट राइट जो कि बिटवीन टू कास्ट के बीच में हो जाते हैं कभी कभी, है ना, अपर कास्ट या लोअर कास्ट के बीच में या बिटवीन टू डिफरेंट सब कास्ट्स, उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है बाय 50%। 50% का इंक्रीज है हमारे इस कास्ट राइट्स में। अग्रेरियन राइट्स जहाँ पर जो भी अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको उनके प्रोटेस्ट को फिर सप्रेस कर दिया जा रहा है, तो ये सारे जो राइट्स हैं जो कि अग्रेरियन राइट्स हैं जो फार्मर्स करते हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप। तो ये सारे रीजंस हैं, इसमें भी हम लोगों को देखने को मिला है इंक्रीज बाय 38%। फिर आपके आंदोलन मोर्चा राइट्स, इससे 33% हमें देखने को मिला है इंक्रीज। एंड अल्टीमेटली प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, इसमें भी 70% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एक हेट्रेडनेस क्रिएट होने की वजह से रायट्स हुए हैं। तो कहने का मकसद ये आपको सारे याद नहीं करने हैं, बस हल्का सा एक ट्रेंड आपने ध्यान में रखना है कि भाई चाहे वो राइट्स कैसे ही हो, चाहे वो कम्युनल हैं, चाहे कास्ट हैं, चाहे अग्रेरियन हैं, चाहे आपके ये मोर्चा राइट्स हैं, इन सभी में हम लोगों ने 2019 के मुकाबले 2020 में इंक्रीज हम लोगों ने देखा था। तो ये ट्रेंड आपने हल्का सा ध्यान में रखना है। पेपर में क्वेश्चन जिस तरीके से आता है ना कि भाई बताओ कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट एनसीआरबी डेटा जो अग्रेरियन राइट्स हैं वो 2020 में इतने ज़्यादा नहीं थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स या फिर बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो हल्का सा आपने ध्यान रखना है कि ट्रेंड क्या रहा है पिछले साल। साथ में इन्होंने एक और बताया कि भाई जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रमोट कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई और भी चीज़ जो कि सेडिशन है, देशद्रोह का जो एक चार्जेस होते हैं, उन सभी में हम लोगों ने डिक्रीज देखने को मिला हमें। इट डिक्रीज बाय 27%। और सिर्फ यूपी एक ऐसा मेजर स्टेट है जहां पर हम लोगों ने ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट वाली कैटेगरी में हल्का सा इंक्रीज देखा कि भाई वहां पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑफेंसेस ऐसे हुए हैं जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट दी स्टेट हैं। बाकी ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो दैट हैज़ बिन डिक्रीज्ड। तो ये दो ट्रेंड आपने हल्के से ध्यान में रखने हैं, राइट्स वाला इंक्रीज हुआ है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट डिक्रीज हुआ है, और यही एक ट्रेंड है बेसिकली इस रिपोर्ट का भी। फिर कुछ और चीज़ें इसने बताई कि भाई जो कम्युनल राइट्स थे वो बढ़े तो हैं, और सबसे ज़्यादा हमने देखे हैं उसको दिल्ली वाले एरिया में। दिल्ली विटनेस दी मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्युनल राइट्स। फिर जो आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस हैं कि भाई आपने कोई भी इकोसिस्टम को ख़राब कर दिया है, आपने जो वेस्ट है उसको ढंग से मैनेज करके नहीं फेंका है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस, जिसमें कोई आपकी इंडस्ट्री भी आ जाएगी कि भाई इंडस्ट्री ने विदाउट टेकिंग दी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसी भी इंडस्ट्री को वहाँ पर लगा दिया, या फिर उसने डिफॉरेस्टेशन कर दी, तो ये सारे जो क्राइम्स हैं ये भी आपके आते हैं अंडर दिस एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस। और ये भी देखने को मिले हैं हमें, इंक्रीज इनमें हुआ है बाय 78.1%। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम्स है जहाँ पे एनवायरनमेंट रिलेटेड क्राइम्स आ गए, राइट्स बेसिकली आ गए, उन सब में हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिला ही है। दैट इज द जनरल ट्रेंड। फिर है जो आपके साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम जहाँ पर साइबर बुलिंग, है ना, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप लिखेंगे साइबर क्राइम वाले एरियाज़ में। और साइबर क्राइम भी इंक्रीज हुआ है हमारे देश में बाय
पहले ही 3.3% था, अब ये 3.7% के रेट के हिसाब से इंडिया में बढ़ रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया में साइबर क्राइम के जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे, ये इंक्रीज हो रहे हैं, बट पहले 3.3% से बढ़ रहे थे, अब 3.7% से बढ़ रहे हैं। तो पेपर में स्टेटमेंट अगर आ जाए कि भाई इंडिया में साइबर क्राइम्स हैव इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड टाइम्स अराउंड 90%, तो दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। तो आपने जब ये याद करना है कि भाई ये जो ट्रेंड है क्या वो इंक्रीजिंग क्राइम रेट है, डिक्रीजिंग क्राइम रेट है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि भाई कितना इंक्रीज है, क्या ओनली 3.2% है या फिर 0.4% है या आपका 78% है ना। तो वो आपने हल्का सा दिमाग में रखना है ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग आए तो आप उसको देख सके। तो साइबर क्राइम बड़ा है, बट हल्का सा भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेंज देखने को नहीं मिला है, बहुत माइन्यूट सा इंक्रीज देखने को मिला है। फिर है आपका कि भाई इसमें ये बताया गया कि दूसरा साल लगातार ऐसा है जहां पर जो राजस्थान स्टेट है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं ऑफ रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप केसेस। पिछले साल भी राजस्थान टॉप पर था इस कैटेगरी में, इस साल भी राजस्थान टॉप में है इस कैटेगरी में। तो ये हम अगर देखें कि भाई क्राइम वाइज ये डेटा जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जब ये करेंगे ना वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाला टॉपिक, उसमें भी डिस्कस करेंगे हम कि ऐसे स्टेट्स में व्हाट आर द रीजंस जहां पर वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है एकदम से, तो उसको वहां पर डिस्कस करेंगे अभी। बाकी ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं आपके रिपोर्ट की, इतने ज़्यादा मतलब रट्टा मत मारने बैठ जाने इनका कि भाई कितना इंक्रीज हुआ है, बस हल्का सा ट्रेंड दिमाग में रखना कि भाई सोसाइटी में चल क्या रहा है बेसिकली, ताकि आप इस रिपोर्ट का सहारा लेकर अपने आंसर्स में कुछ जस्टिफिकेशन दे सको अपनी स्टेटमेंट जो आपने लिखी हैं, तो हल्का सा इसलिए यूज़ करेंगे उनको। चलो और कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं इसकी कि भाई यस देयर वाज डिक्रीज इन दी ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ये हमने देख ही लिया कि भाई 27% का जो ड्रॉप था वो देखने को मिला, और सिर्फ यूपी एक ऐसा स्टेट था जहां पर आपने क्या देखा, इंक्रीज इन दी केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, जहां पर आपका सेडिशन आ गया, आपका जो भी वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोहिबिशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1954। मतलब ओवरऑल आपको पता लग ही जाएगा कि भाई कौन सा जो ऑफेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपका ऑफेंस है, या फिर ओवरऑल स्टेट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी वो हो सकता है। सिंपल गवर्नमेंट की हम बात करेंगे, सेंटर और स्टेट दोनों ही उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ में इसने ये बताया कि भाई यूपी में हमें ये इंक्रीज देखने को क्यों मिला, बिकॉज पिछले साल 2019-2020 में दोनों ही साल हम लोगों ने जो सीएए बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसकी रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे कि भाई आपने 3 कंट्री से आने वाले 6 रिलीजन के लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप देने की बात करी है, बट उनमें से मुस्लिम नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, और लोगों ने काफ़ी सारी जो प्रोटेस्ट के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया। तो यूपी ने काफ़ी ज़्यादा इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए ऐसे लोग जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया था, उनके जो नाम, उनके फ़ोटोज़ जो हैं पूरी की पूरी दीवारों पर लगा रखी थी पब्लिक प्लेसेस पर। तो उसके अगेंस्ट भी काफ़ी और प्रोटेस्ट हुए कि भाई किस तरीके से आप लोगों की ऐसे फ़ोटोज़ और उनके नाम और उनके एड्रेस लिख सकते हैं जब तक आपने उनको बिल्कुल गिल्टी प्रूफ नहीं कर दिया है ना। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे रीजंस रहे कि भाई यूपी में हम लोगों ने जो आगे स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं उनमें इंक्रीज देखा। तो हल्का सा ये भी एक ट्रेंड है, आप जो दिमाग में रखेंगे। साथ में फिर एक ये भी है कि भाई डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्टेट्स हैं आपके जैसे तमिलनाडु, केरला एंड दिल्ली। नॉर्मली हमें लगता है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ा होगा, लेकिन ये सदर्न स्टेट्स हैं अब। तो सदर्न स्टेट्स तमिलनाडु, केरला और दिल्ली ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोगों ने इंक्रीज इन द क्राइम रेट्स देखा। और आपके ये सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, इनमें हम लोगों ने क्राइम रेट्स में डिक्रीज देखा। तो ये पेपर में कभी कभी आ जाता है कि बताओ कौन से ऐसे टॉपर स्टेट्स हैं जहाँ पर क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। स्टेटमेंट आ जाएगी भाई तमिलनाडु, केरला एंड दिल्ली विटनेस्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द क्राइम रेट्स इन इंडिया इन 2020। तो वो स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी।
और अगर आ जाए कि भाई सिक्किम, मणिपुर या नागालैंड विटनेस द हाईएस्ट डिक्रीज इन द क्राइम रेट्स, तो वो स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो स्टेट वाइज, क्राइम वाइज आपने हल्का सा ट्रेंड जो है वो दिमाग में रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द क्राइम, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस ट्रेंड। पहली बात तो कई सारी जो स्टेट्स हैं, जब इनके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट निकाली गई तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने लिए कुछ जस्टिफिकेशंस दी कि भाई क्यों इतना क्राइम रेट बढ़ा है। दिल्ली ने जस्टिफिकेशंस दिए। तो जस्टिफिकेशंस में बेसिकली क्या आया कि भाई हमारे यहाँ पर जो है ना, लोग अब ज़्यादा कंप्लेंट्स को फाइल कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो स्टेशंस में आके कंप्लेंट फाइल करें। तो इस वजह से क्राइम पहले भी होते थे, है ना, लेकिन अब क्या है बेसिकली उनका जो फाइलिंग का रेट है वो बढ़ गया है, इसीलिए वो अब दिखने शुरू हो गए हैं कि भाई क्या मतलब बेसिकली जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं। पहले भी इतने ही थे, अब भी उतने ही है, बस अब हल्का सा इंक्रीज इन दी फाइलिंग कंप्लेंट्स हमने देखा है। फिर हल्का सा कि भाई कन्विक्शन रेट इज ऑल्सो हायर। अब लोगों में हल्का सा ये इंसेंटिवाइज उनको किया है बेसिकली कि अगर आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो जो जुडिशियल सिस्टम है वो हल्का सा फास्ट ट्रैक तरीके से चीज़ों को सुनेगा और अल्टीमेटली उस पर्सन को या तो कन्विक्टेड घोषित कर देगा या फिर अगर वो गिल्टी नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसको इनोसेंट प्रूव कर दिया जाएगा। तो मतलब कहने का है कि जुडिशियल जो सिस्टम है वो हल्का हल्का धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, इसीलिए लोगों का जो विश्वास है उसमें बढ़ रहा है। फिर है पॉवर्टी एंड फैमिली कंडीशंस। पॉवर्टी और जो एक फैमिली कंडीशंस हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके पास एक तरीका बचता है चोरी का। और हम लोगों ने देखा है 2020 में हमने थेफ्ट केसेस में इंक्रीज देखा है। तो क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की सारी छिन गई थी और जो पॉवर्टी का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया था, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी 2020 में हम लोगों ने क्राइम रेट्स में इंक्रीज देखा। एंड लास्ट आर दी ड्रग्स एंड द पीयर प्रेशर। दिस इज द जनरल रीज़न कि भाई अल्कोहल या फिर ड्रग्स या फिर पीयर प्रेशर में आकर जो लोग हैं वो क्राइम कमिट करते हैं। बाकी ये जो 3 रीजंस हैं ये आपके स्पेशली हैं 2020 वाले। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक कि किस तरीके से एनसीआरबी ने डेटा को रिप्रेजेंट किया है, क्या क्या उसने रीजंस दिए हैं और स्टेट वाइज क्या कुछ इनके पैरामीटर्स हैं और जो क्राइम वाइज हल्के से क्या स्टैट्स हैं वो हम लोगों ने देख लिए इसमें। चलो नेक्स्ट हम करेंगे ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। ये रिपोर्ट बेसिकली क्या कहती है कि भाई अगर हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पर ढंग से काम करना शुरू नहीं किया तो जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई मान लो ड्रॉट्स पड़ गए या फिर फ्लड्स आ गई या फिर जो साइक्लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं, बहुत जल्दी जल्दी साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, चाहे वो ड्रॉट है, चाहे फ्लड है, चाहे साइक्लोन है, ये है इन वेरिएबिलिटी इन दी रेनफॉल पैटर्न्स। जब रेनफॉल पैटर्न में वेरिएबिलिटी आएगी तब बारिश अगर हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर नहीं हो रही है तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। तो जब बिल्कुल ही नहीं हो रही तो ड्रॉट पड़ जाएगा और जब हो रही है तो फ्लड्स आ जाएंगे। और क्लाइमेट चेंज बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग, तो जो पूरा अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो आपके ओशंस हैं उनका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और साइक्लोन्स के आने की जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो ओशन का टेम्परेचर है दैट शुड बी अराउंड 27 डिग्री और मोर। यही कंडीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए आने के लिए। तो बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज ने बहुत ज़्यादा इंटरनल माइग्रेशन को सपोर्ट किया है। और जब ज़्यादा ड्रॉट है या फ्लड है, साइक्लोन्स है, तो लोगों का वहाँ पर जो रहना है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब नॉन क्वालिटेटिव हो जाता है। वहाँ पर रहने के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि यार थोड़ी सी आराम की ज़िंदगी हो, इस एरिया से कहीं निकले जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा बहुत ज़्यादा ना हो, साइक्लोन्स के आने का खतरा ज़्यादा ना हो। तो खास करके जो कोस्टल सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, एक तो वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए चले जाते हैं वहाँ से, साथ में मजबूरी भी हो जाती है। मजबूरी कैसे कि भाई जो सी का लेवल है वो राइज कर गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स भी मेल्ट करेंगे, पानी भी एक्सपैंड करेगा, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, कोस्टल एरियाज तक आ जाएगा। अब जहाँ पर लोगों के घर बने हुए थे ऑलरेडी, अब अल्टीमेटली वहाँ पर क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। इट इज़ द इंक्रीज इन द सी लेवल।
तो अब लोगों को अपने घरों को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ रहा है मजबूरी में। तो कुछ माइग्रेशन है आपका जहाँ पर लोग अपने लिए खुद डिसीजन लेते हैं कि भाई मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं किसी और एरिया में जाऊँगा या जाऊँगी और वहाँ पर अपनी लाइफ दोबारा से शुरू करेंगे। और एक है मजबूरी वाला कि भाई अब तो पानी ही घरों में घुस गया है, अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक हल्का सा आप कह लो कि इशू है रिगार्डिंग दी क्लाइमेट चेंज, जहाँ पर लोग अल्टीमेटली माइग्रेट कर जाते हैं। और ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक वाली, ये पहली रिपोर्ट नहीं है बेसिकली, इसने ना पहले 2 रिपोर्ट्स और लॉन्च करी थी। पहली फर्स्ट ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट एंड सेकंड ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट। जो फर्स्ट ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट थी उसमें वर्ल्ड बैंक ने ये देखा था कि भाई जो आपके ये अफ्रीकन रीजन है, 3 रीजन इन लोगों ने स्टडी किए थे, सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया एंड लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है, इन 3 एरियाज को स्टडी किया कि भाई अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो कि माइग्रेट कर जाएंगे इनटू द अदर एरियाज। फर्स्ट रिपोर्ट उन्होंने ये बताया। सेकंड रिपोर्ट जो कि इन लोगों ने आगे लॉन्च करी, इसमें और 3 रीजन्स को स्टडी करा, जिसमें पहला था आपका द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। आपका ये ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सारे जो एरियाज हैं, लीबिया, नॉर्थ अफ्रीका वाले भी, ये वाले रीजन्स। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, आपका ये जापान, चाइना का ईस्ट वाला साइड, और आपका पैसिफिक रीजन। एंड लास्ट इज द ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया जहाँ पर आपका ये आपका अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, रोमानिया, ये सब आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन 2 रिपोर्ट्स ने टोटल कितने हो गए, 6 रीजन्स हो गए। 3 रीजन्स पहले वाली रिपोर्ट में, 3 रीजन्स आपके सेकेंड वाली रिपोर्ट में। इन्होंने कॉन्टिनेंट वाइज ये स्टडी किया है कि भाई किस तरीके से इंटरनल माइग्रेशन को सपोर्ट मिलेगा अगर क्लाइमेट चेंज नहीं रोका गया तो। और इन दोनों रिपोर्ट्स को मिलाकर इन्होंने रिसेंटली भी फाइंडिंग्स बताई हैं कि भाई किस तरीके से इन 6 वर्ल्ड रीजन्स, जो आपके ये 6 वर्ल्ड के रीजन्स हैं, ये किस तरीके से माइग्रेशन को हैंडल करेंगे या कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो इस रिपोर्ट की जो बेसिक फाइंडिंग है वो ये कहती है कि अगर जो क्लाइमेट चेंज है उसको नहीं रोका तो इट कुड फोर्स 216 मिलियन पीपल, 216 मिलियन पीपल अक्रॉस 6 वर्ल्ड रीजन्स टू मूव विद इन देयर कंट्री बाय 2050। 2050 तक आते आते क्लाइमेट चेंज की वजह से, सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से 216 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी कंट्रीज में कहीं ना कहीं माइग्रेट जरूर कर जाएंगे, या तो विद इन देयर कंट्रीज या फिर कोई और इंटर कंट्री माइग्रेशन भी हो सकती है। और अगर इस पेस को नहीं रोका गया, क्लाइमेट चेंज जिस पेस से हो रहा है अगर उसको नहीं रोका गया तो अल्टीमेटली जो 2050 हम लोगों ने लिखा है ना ईयर, ये कितना आ जाएगा, 2030 आ जाएगा। 2030 से ही जो माइग्रेशन है वो बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। तो ये रिपोर्ट का हल्का सा क्रक्स है। आपको हल्का सा फैक्ट्स भी ध्यान रखने हैं कि भाई जो पहली रिपोर्ट है वो 2018 में लॉन्च की गई थी, जिसमें 3 रीजन्स को इन लोगों ने स्टडी किया था। फिर सेकेंड ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट में इन 3 रीजन्स को स्टडी किया गया था, और अल्टीमेटली इन दोनों को मिलाकर जो फाइंडिंग्स निकाली गई हैं वो क्या हैं, दीज आर दी फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स है इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेंट्स, वही जो हमने बात करी अभी, 216 मिलियन पीपल बाय 2050 माइग्रेट कर जाएंगे विद इन देयर कंट्रीज। साथ में ये बताते हैं कि भाई व्हाट इज द मोस्ट वल्नरेबल रीजन, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा इन 6 वर्ल्ड रीजन्स में कहाँ पर पड़ेगा। तो सबसे मोस्ट वल्नरेबल रीजन है आपका अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका है बेसिकली। और अफ्रीका भी नहीं, ऐसे एरियाज जो कि पुअर एरियाज हैं, नॉर्थ अफ्रीका में पुअर एरियाज, सब सहारन में पुअर एरियाज, ईस्ट एशिया में पुअर एरियाज, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक जो आपकी कंट्रीज हैं उनमें पुअर एरियाज। तो कहने का मकसद है ये रीजन्स वाइज नहीं, बल्कि अगर आप क्लास वाइज देखो तो जो रीजन्स पुअर हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और माइग्रेशन उस एरियाज में ज़्यादा भी होगी। ठीक है, तो और इसमें अगर हम देखें कि डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, तो सब सहारन अफ्रीका है ये वल्नरेबल है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है,
क्योंकि बारिश नहीं हो रही, और जिस एरिया में बारिश ज़्यादा नहीं होती तो दैट एरिया धीरे धीरे ग्रेजुअली बिकम्स द डेजर्टिफाइड एरिया। तो ना बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर, ना ग्राउंड वाटर है, और ना ही बाकी और कोई चैनल्स हैं जहाँ से आप पानी ले सके। डेजर्टिफिकेशन की वजह से, फ्रेजाइल कोस्ट लाइन्स की वजह से, पॉपुलेशन की डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब बेसिकली जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। फूड सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट। तो जब आपके डेजर्टिफिकेशन हो रही है तो पानी नहीं आ रहा, जब पानी नहीं आएगा तो जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो ढंग से नहीं उगेंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर लोगों की जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पर वो भी थोड़ा सा अब बढ़ गई है, लेकिन अब क्रॉप ज़्यादा उग नहीं रही है। बाकी और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ की या सर्विस सेक्टर की, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और जब कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना फूड अवेलेबल है, ना इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल है, ना सर्विस सेक्टर अवेलेबल है, तो अल्टीमेटली क्या है, इस रीजन में पॉवर्टी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ेगी उतना ही इनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इनकी जो एक आप कह लो कि जिस चीज़ से ये जूझेंगे वो और ज़्यादा बढ़ेगी इनकी। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ विशियस साइकिल। डेजर्टिफिकेशन से आपका पुअर यील्ड से आपका पॉवर्टी से दोबारा से फूड इनसिक्योरिटी, एंड अल्टीमेटली ये एक सर्कल चलता रहेगा आपका, है ना। तो दिस इज द काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज। फिर आपका जो नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ पर भी काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करेगी बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स। साउथ एशिया जो है, देखो सिर्फ साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल कंट्री है दैट इज़ बांग्लादेश, बिकॉज इट इज़ अफेक्टेड बाय द फ्लडिंग एंड क्रॉप फेलियर्स। बांग्लादेश में नंबर ऑफ रिवर्स एक तो हैं, ब्रह्मपुत्रा से लेकर मेघना से लेकर गंगा तक काफ़ी सारी जो मेजर रिवर्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और ज़्यादा रिवर्स जब होती हैं तो अल्टीमेटली ज़्यादा फ्लडिंग के चांसेस भी हो जाते हैं। ज़्यादा फ्लडिंग से जो क्रॉप फेलियर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो खेत है वो फ्लडेड ही हो गया। तो फ्लडिंग से, क्रॉप फेलियर से जो साउथ एशिया में बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री अभी तक मानी जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली हल्का सा ये ना एक थोड़ी सी फाइंडिंग्स हैं जो कि इस रिपोर्ट ने बताई हैं, जिसमें आप कोट कर सकते हैं इन्हें अपने आंसर्स में कि भाई अगर क्लाइमेट चेंज नहीं रोका गया, ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोकी गई, तो ये वर्ल्ड बैंक भी कहता है, जैसा कि इसने अपनी ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट में कहा है कि पुअर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं दे वुड बी द मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप हल्का सा इस तरीके से याद करेंगे, और ये जो फैक्ट है, ये जो डेटा है वो आप ध्यान रखेंगे कि 2050 तक आते आते 216 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी कंट्री के विद इन ही माइग्रेट कर जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये ध्यान रखना है हल्का सा। फिर इसने कुछ रिकमेंडेशन भी दी है कि भाई चलो हमने आपको प्रॉब्लम तो बता दी है कि क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा आप रोको, मतलब लेकिन रोकें कैसे। तो ये रिकमेंडेशंस हैं जिसमें ये कहते हैं कि भाई पहले रिड्यूस एमिशंस। क्लाइमेट चेंज का जो मेजर रीज़न है दैट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, तो ये सारी जो गैसेस हैं दे आर द ग्रीन हाउस गैसेस। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि इन एमिशंस को आपको रोकना है जो कि इंडस्ट्री से हो रहे हैं, जो कि आपका एग्रीकल्चर से हो रहे हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज से भी जो हो रहे हैं। और इट इज़ नॉट अ कंट्री अप्रोच, इट शुड बी द वर्ल्ड अप्रोच, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जो सिर्फ एक कंट्री को इम्पैक्ट करेगा, इट इज़ द ग्लोबल फिनोमेना। अगर एक कंट्री इसके लिए कुछ काम कर रही है तो पूरे वर्ल्ड को उससे फ़ायदा पहुंचता है। इसीलिए जब सभी कंट्रीज मिलकर काम करेंगी तो आपका ज़्यादा जो एक रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। और इसी के लिए सभी कंट्रीज ने क्या साइन किया हुआ है, अभी पेरिस अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। बट पेरिस अग्रीमेंट में जिस कंट्री ने जो अपने टारगेट्स रखे हुए थे, कोई भी कंट्री अपने उन टारगेट्स पर अभी तक खरी नहीं उतर रही है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है अभी कि जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना प्लेज तो दे दिया है कि भाई हम लोग एमिशंस कम करेंगे, लेकिन कुछ पिछले सालों में हम लोगों ने कोई भी डिक्रीज एमिशंस में नहीं देखा है। तो इसीलिए ये वर्ल्ड बैंक की सभी कंट्रीज से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप सबसे पहले क्या करें, अपने देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट करो, ना कि ये कोल एनर्जीज़ को या फिर आपकी कोई और एनर्जीज़ को। तो यू शुड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जीज फर्स्ट, और तभी आप जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसको
बाय 2 डिग्री सेल्सियस होने से बचा पाएंगे, जो कि आपका टारगेट भी है पेरिस एग्रीमेंट में, है ना। तो ये सब उन्होंने बोला। साथ में उन्होंने बोला इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट डेवलपमेंट पाथवेज, कि भाई ऐसा ना हो कि आपने लोगों की डेवलपमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट की बलि चढ़ा दी, कि भाई हम यहाँ पर डैम बनाएंगे, डैम से क्या होगा, फ्लड रुकेगी, ड्रॉट के टाइम पर हम पानी रिलीज कर देंगे, इससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है हम वो बनाएंगे। तो ये सारे फायदे हैं डैम के। लेकिन अगर डैम बनाने के लिए आपने लोगों को उस एरिया से माइग्रेट ही करवा दिया कि भाई आप इस एरिया में नहीं रह सकते, आपको कहीं और जाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली दिस इज नॉट द बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो अगर आप कोई डेवलपमेंट का पाथवे अपनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सस्टेनेबल जो ऑप्शन है वो रखना पड़ेगा, कि भाई इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करने के लिए हम लोग किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो इसने ये एक रिकमेंडेशन भी दी है। साथ में कहते हैं कि भाई प्लान फॉर ईच फेज ऑफ माइग्रेशन, कि ये तो श्योर है कि माइग्रेशन होगी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, या 2050 के बाद होगी या 2070 के बाद होगी, कभी ना कभी तो ज़रूर होगी, बिकॉज सी लेवल इज़ कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इसीलिए माइग्रेशन के हर फेज़ के लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर अपनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपका बिफोर माइग्रेशन, कि भाई ज़रूरत पड़े ही ना माइग्रेट करने की, आप उन्हीं एरियाज़ में जो चीज़ें हैं वो ठीक करवा दो, आप लोगों को डिज़ास्टर से बचने के लिए कुछ पैरामीटर्स अपना दो, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि भाई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ आपने वहीं प्रोवाइड करवा दी, तो बिफोर माइग्रेशन ये पॉलिसीज आप अपना सकते हैं। ड्यूरिंग माइग्रेशन, कि भाई आपने बहुत कुछ किया फिर ये माइग्रेशन नहीं रुक पाया, ये क्लाइमेट चेंज हो ही इतना तगड़ा गया, तो जब माइग्रेशन हो रही है तो दोनों ही स्टेट्स, जिस स्टेट से लोग जा रहे हैं और जिस स्टेट में जा रहे हैं, दोनों ही स्टेट्स के बीच की जो कोऑर्डिनेशन है वो बना के रखनी पड़ेगी, कि भाई ऐसा ना हो कि भाई स्टेट्स के पास डेटा ही ना हो कि भाई कितने लोग हमारे स्टेट के खुद के हैं और कितने हमारे बाहर से आए हैं। तो ये सारी जो कोऑर्डिनेशन है ये बना के रखनी है। ऐसा ना हो कि भाई एक स्टेट में बिल्कुल बैरियर लगा दिया कि भाई इस स्टेट से कोई भी लोग हमारे स्टेट्स में एंटर करेंगे ही नहीं। तो दोनों स्टेट्स की मर्जी के हिसाब से ही आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी ड्यूरिंग माइग्रेशन एंड आफ्टर माइग्रेशन, कि भाई माइग्रेट अब हो गए, अब अगर जब लोग चले गए हैं तो अपना खाने पीने का, लाइवलीहुड का कुछ ना कुछ जुगाड़ तो वो भी करेंगे। तो ये जो डेस्टिनेशन स्टेट है जहाँ पर लोग गए हैं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप उन लोगों को रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करें, उनको रहने के लिए जगह दें और उनको काम करने के लिए जो है एक इंडस्ट्री या फिर सर्विस सेक्टर में भी उनको स्किल्स प्रोवाइड करें। तो दीज आर सम पॉलिसीज जहां पर गवर्नमेंट का एक एक्टिव अप्रोच नजर आ रही है कि भाई माइग्रेशन को रोकने के लिए भी वो काम करेगा, बट अगर नहीं रुक पाई तो कोऑर्डिनेशन बनाएगा जिस स्टेट में लोग जा रहे हैं, और अल्टीमेटली डेस्टिनेशन स्टेट में भी डेस्टिनेशन स्टेट जो गवर्नमेंट है वहां पर भी वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड स्किल्स एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू दी माइग्रेंट्स। तो ये सारा एक पॉलिसीज के टर्म्स में आपने देखना है कि भाई किस तरीके से माइग्रेशन तो होगा, बट अल्टीमेटली आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है ये आप ध्यान रखेंगे, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की है, किस तरीके से क्या इसने बोला और क्या इसने रिकमेंडेशंस दी, ये हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और है इसमें इन्वेस्टमेंट्स, कि भाई क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पहले आप इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करो। इन्वेस्टमेंट्स ऑन विच एरिया? ऑन रिसर्च, कि भाई और डेटा प्रोवाइड करो कि भाई किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को हम लोग रोक सकते हैं, और क्या ये जो माइग्रेशन है क्या स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है या फिर कोई और गवर्नमेंट की इनएफिशिएंट पॉलिसीज़ की वजह से लोग उस एरिया को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि भाई हम लोग सोचते रह जाएं कि भाई क्लाइमेट चेंज है और अल्टीमेटली लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बट रीज़न जो रूट कॉज है वो कुछ और ही हो, है ना। तो जो रिसर्च है डेटा की वो हमें करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या चाहिए है? पैसे चाहिए हैं। तो उसके लिए जो सरकारें हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो दीज आर सम रिकमेंडेशंस जो कि वर्ल्ड बैंक ने दी हैं ताकि आप क्लाइमेट चेंज को रोक सकें और जिससे इंटरनल माइग्रेशन भी रुक सके। चलो, नेक्स्ट है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। ये थर्ड आपका स्वच्छ सर्वेक्षण है। पहले जो दो हैं दैट हैज़ बीन कंडक्टेड इन 2018 एंड 2019। ग्रामीण वाले की बात कर रहे हैं। तो ये जो सर्वेक्षण है इट इज़ द काइंड ऑफ असेसमेंट। तो ये कौन कंडक्ट करेगा? द जल शक्ति मिनिस्ट्री।
ऑन दी रूरल क्लीनलीनेस। ये एक सर्वे बेसिकली किया जाएगा कि भाई क्या स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला था उसमें जो जो ऑब्जेक्टिव इन लोगों ने अचीव किए थे क्या वो अभी भी मेंटेन्ड हैं, या फिर बस एक बार अचीव करके स्वच्छ भारत ग्राम का स्टेटस ले लिया और दोबारा से सिचुएशन वैसी ही होगी। तो ऐसा है या नहीं है ये देखने के लिए हर साल जो है हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोवाइड करवाते हैं। तो देख लेते हैं कि भाई व्हाट इज दिस सर्वेक्षण, व्हाट इज अबाउट दिस सर्वेक्षण। क्या ये आपका सर्वे है क्लीनलीनेस वाला, कि भाई ये क्या करेगा, किसी भी स्टेट की रूरल एरियाज की क्या पता करेगा स्टेट ऑफ हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इन रूरल इंडिया, कितना वहाँ पर काम किया गया है, और अल्टीमेटली जो ODF स्टेटस एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रस इनिशिएटिव टू अवॉर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस टू विलेजेस। और ऐसे विलेजेस जहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री सिचुएशन पाई गई कि भाई कोई भी जो पर्सन है ना तो किसी भी डे पर ना किसी नाइट पर ओपन डेफिकेट नहीं कर रहा है, और जो अगर हम प्लस की बात करें ODF प्लस की, तो यहाँ पर डेफिकेशन प्लस यूरिनेशन दोनों चीज़ें आती हैं। तो अगर दोनों ही स्टेटस आपको मिले हुए हैं दैट मीन्स यू आर ODF प्लस विलेज। और अगर आप ODF प्लस प्लस की बात करें तो ये है कि भाई ये दोनों चीज़ें तो हैं ही है, साथ में जो एक फीकल मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से आप कर पा रहे हैं, उसको ट्रीट करके आप दोबारा से उसको मतलब उसको मैनेज कर पा रहे हैं। स्लज मैनेजमेंट इज़ ज़रूरी। तो ODF प्लस प्लस वो चीज़ है। यहाँ पर हम सिर्फ ODF प्लस की बात कर रहे हैं कि भाई जिस भी ग्राम में जिस भी विलेज में अगर ये सारी चीज़ें ढंग से पाई गई तो हम लोग उनको ODF प्लस स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, और जिनको ऑलरेडी मिला हुआ है उनको हम देखेंगे कि भाई क्या वो स्टेटस मेंटेन रखना है या नहीं रखना है। अगर आप एक बार ODF प्लस विलेज हो गए तो ऐसा नहीं है कि भाई आप उनसे आप वो स्टेटस छीन नहीं सकते, है ना, तो वो स्टेटस छीन भी सकता है आपसे, तो ये मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। अच्छा, और हम करेंगे क्या कि भाई ODF प्लस विलेज वो है या नहीं है, तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स भी तो होंगे क्लीनलीनेस को मेजर करने के लिए। पहला है आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। आपको देखकर ही पता लग जाता है कि भाई क्या ये जो गांव है वो साफ है या नहीं है। तो पब्लिक प्लेसेस पर आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे कि भाई क्या यहाँ पर गंदगी है या नहीं है, कचरा यहाँ पर गिराया हुआ है कि नहीं गिराया हुआ है। उसके हिसाब से इसको 30% वेटेज दी हुई है कि रैंक जब आएगा तो 30% वेटेज इस पैरामीटर की होगी। फिर सिटीजन्स फीडबैक, लोगों से पूछो कि भाई क्या ये जो सारी सफाई है सिर्फ सर्वेक्षण के लिए की गई है या फिर पूरे साल ऐसे ही रहता है ये। तो जब लोग हैं वो बताएंगे जो वहाँ पर रहते हैं कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या। तो सिटीजन्स का फीडबैक जो है वो भी 35% तक हम लोग काउंट करेंगे। फिर है आपका सर्विस लेवल प्रोग्रेस ऑन सैनिटेशन रिलेटेड पैरामीटर्स। पंचायत की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं टू मैनेज द सैनिटेशन ऑफ एन एरिया। तो वो जो सर्विसेज हैं उनके लिए भी आपका ये 35% वेटेज काउंट किया जाएगा। तो इन तीनों पैरामीटर्स के हिसाब से किसी भी जगह को ODF या ODF प्लस या ODF प्लस प्लस जो स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और अल्टीमेटली उनको रैंक दिया जाएगा कि भाई 2021 के सर्वे में ये ग्राम सबसे ऊपर है, ये ग्राम सेकंड नंबर पर है, रही हो ये सारे के सारे जो है वो काफ़ी नीचे वाले एरिया में है। तो हल्का सा ऐसे ध्यान रखेंगे कि भाई ये बेसिकली सर्वे कहता क्या है। चलो, अगर हम बात करें दिस की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला, खास करके उसका फेज़ 2, फेज़ 1 तो 2014 में आई थिंक लॉन्च किया गया था, तो ये फेज़ 2 है विच वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020 टू 2025। ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 साल का पूरा आपका टाइमलाइन था कि भाई आपने इसमें स्वच्छ भारत मिशन के जो भी प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। और क्या प्रोविजंस हैं, बेसिकली यही प्रोविजंस हैं जिसमें आपका टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन रूरल इंडिया। मतलब सफाई के रिगार्डिंग है सिंपल क्लीनलीनेस, चाहे कोई भी वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो कहीं नहीं होना चाहिए, है ना। तो दिस इज़ द अबाउट दिस मिशन। और ये जो मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे दिए जाते हैं,
कि भाई कितने पैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या कितने आपको खुद लगाने हैं। तो दिस रेशियो इज अराउंड 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स, जहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और आपके पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं। वहाँ पर 90% फंड देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% फंड देंगे ये स्टेट गवर्नमेंट्स, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड आपका 60-40 होगा फॉर दी अदर स्टेट्स, जो कि आपके यूटीज़ भी नहीं है और अल्टीमेटली आपकी आप हिमालयन स्टेट्स भी नहीं है, और 100% फॉर दी अदर यूटीज़। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखेंगे कि भाई यूटी ऑफ J&K जो है उसको 90-10 है, और जो बाकी यूटीज़ हैं जिसमें आपका लद्दाख और ये बाकी और जो यूटीज़ हैं वो आ गई, उसमें 100% है पूरा का पूरा फंडिंग फ्रॉम दी सेंटर। ये भी कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि भाई क्या J&K भी इस 100% कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए स्वच्छ भारत मिशन में J&K इज इन दी 90-10 कैटेगरी, नॉट इन 100% कैटेगरी, ठीक है। बट जो यूटी ऑफ लद्दाख है दैट कम्स अंडर 100% कैटेगरी वाले उसमें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस स्वच्छ भारत मिशन। अभी रिसेंटली ये लॉन्च किया गया था सर्वेक्षण सर्वे, तो हल्का सा इसका जो बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक बैकग्राउंड है, वो हल्का सा पता होना चाहिए हमें कि ये सर्वेक्षण करते क्यों है। अब जब इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई इन्हीं 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर, ये जो हमने 3 डिस्कस करे हैं अभी, कौन सा जो विलेज है वो सबसे अच्छा विलेज पाया गया है और कौन सा सबसे जो नॉन क्लीन विलेज पाया गया है। तो उस टाइम तब डिस्कस करेंगे इसको। चलो, नेक्स्ट है आपका NCW की रिपोर्ट, नेशनल कमीशन ऑन विमेन ऑन द राइजिंग कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट विमेन, कि भाई क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से अभी भी जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और जो फीमेल है ना वो अभी निकल कर सामने आ रही हैं कि भाई हमारे ऊपर जो है वायलेंस हो रही है, तो दे आर फाइलिंग कंप्लेंट्स। तो ये रिपोर्ट बेसिकली ये है कि भाई जो कंप्लेंट हैं जो कि फीमेल्स फाइल कर रही हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिला है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस रिपोर्ट। अगर हम NCW की बात करें, दिस इज नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन 1992 एक्ट के अंदर बनी थी। इस एक्ट का ईयर एक बार चेक कर लेना, 1992 है या कोई और ईयर है, इसको देख लेना एक बार। अदरवाइज दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको काम दिया गया है कि भाई पूरे इंडिया में अगर कोई भी फीमेल के अगेंस्ट वायलेंस होती है तो आप भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जो फीमेल्स हैं वो आपको भी कंप्लेंट डायरेक्टली कर सकती है। दीज आर सम पावर्स। चलो, अगर हम रिपोर्ट का क्रक्स की बात करें, क्रक्स ये कहता है कि भाई इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो कंप्लेंट्स हैं वो 46% तक हम लोगों ने राइजन देखी हैं। देयर इज द राइज ऑफ 46% इन कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन इन जस्ट द फर्स्ट 8 months ऑफ 2021। अभी जो साल चल रहा है इसके सिर्फ अभी 8 महीने बीते हैं और इसमें हम लोगों ने जो कंप्लेंट्स फाइल कर रही हैं फीमेल्स उसमें 46% का राइज देखा है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस ईयर। तो हल्का सा ही डेटा है जो ये बताता है कि इंडिया में जो फीमेल्स हैं उनके खिलाफ वायलेंस भी बढ़ रही है और साथ में जो फीमेल्स हैं वो कंप्लेंट्स करने के लिए भी आगे आ रही हैं। बाकी ये है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द वायलेंस अगेंस्ट विमेन। अगर हम बोल रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट जो विमेन है उसके कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो यूनाइटेड नेशंस है जिसने इसको डिफाइन किया है। यूनाइटेड नेशंस डिफाइंस दी वायलेंस अगेंस्ट विमेन जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जो फीमेल की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर और कोई भी जो ट्रॉमा है अगर वो फील कर रही है तो अल्टीमेटली दैट एक्ट इज दी वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो ये पूरा का पूरा एक आप कह लो कि हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जहां पर अगर आप पढ़ो इसको तो इट इज एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट्स इन फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल हार्म और सफरिंग टू विमेन इंक्लूडिंग थ्रेट्स ऑफ सच एक्ट्स। अभी तक वायलेंस हुई नहीं है, आपने बस धमकी दी है कि भाई अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो आपके खिलाफ मैं ये कर दूंगा, तो वो जो चीज़ है वो भी वायलेंस अगेंस्ट विमेन में ही काउंट होगा। तो दैट इज ऑल्सो कि भाई अगर आपने काम नहीं भी किया, आपने जो धमकी दी है तो भी वो चीज़ काउंट होगी। कोवर्शन और आर्बिट्ररी डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी
जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो करने की इजाज़त नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो दी आपकी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की डेफिनेशन में आएगा। और वेदर अकरिंग इन पब्लिक और इन प्राइवेट लाइफ, चाहे ये सब चीज़ें आपके साथ बाहर हो रही हैं या घर के अंदर हो रही हैं, सभी चीज़ें पार्ट मानी जाएंगी ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस, जो बाकी ये बताते हैं कि भाई जो कोविड-19 है ना, कोरोना के टाइम पे जो लॉकडाउन लगा था, जहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो घरों से ही काम कर रहे थे, तो उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, खास करके इन दी अर्बन एरियाज़। ये देखने वाली बात थी कि इस लॉकडाउन के टाइम पर अर्बन एरियाज़ में स्पेशली हम लोगों ने देखा कि इंक्रीज इन दी डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। तो ये भी एक ट्रेंड था जो हम लोगों को देखने को मिला। चलो ये रिपोर्ट क्या कहती है, एनसीडब्ल्यू की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये डिफरेंट क्राइम्स हैं जो कि विमेन के अगेंस्ट हुए हैं, वायलेंस हुई है, बट सबसे ज़्यादा जो क्राइम हुए हैं दैट इज़ अगेंस्ट राइट टू लिव विद डिग्निटी, कि भाई आपके पास ये इजाज़त ही नहीं है कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकें, डिग्निफाइड तरीके से जी सकें। आपको कोई भी कह देता है कि भैया आप ऐसे कपड़े ना पहने, है ना, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो कि आपकी डिग्निटी को हार्म करती है, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी एक तरीके की वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ही है। और ये अगर आप इसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो दैट मीन्स ये आपका क्राइम रेट बढ़ रहा है। फिर आपका जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस आप लोगों को पता है सभी को, हैरेसमेंट ऑफ मैरिड वुमेन और डाउरी हैरेसमेंट्स, डाउरी के केसेस, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन और मोलेस्टेशन पब्लिक प्लेसेस पर, रेप केसेस और साइबर क्राइम्स जहाँ पर साइबर स्टॉकिंग की हम बात करते हैं। तो एनसीडब्ल्यू के हिसाब से ये सारे जो क्राइम हैं वो बढ़ रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आई हैं वो आई हैं अगेंस्ट राइट टू लिव विद डिग्निटी के लिए। फिर आपका डोमेस्टिक वायलेंस और फिर आपका हैरेसमेंट ऑफ मैरिड वुमेन और डाउरी हैरेसमेंट्स। पेपर में ना क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई एनसीडब्ल्यू के रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में कौन सी जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का केस था वो सबसे ज़्यादा पाया गया था। तो आपको जो ट्रेंड है वो पता होना चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा आपका ये वाला इसके खिलाफ कंप्लेंट आई है फीमेल्स की तरफ से, फिर डोमेस्टिक वायलेंस और फिर आपका हैरेसमेंट ऑफ मैरिड वुमेन और डाउरी हैरेसमेंट्स। बाकी ज़्यादा हैं तो नहीं याद करो कोई दिक्कत नहीं, बट पहले कम से कम 3 तो याद ही कर लो, क्योंकि पेपर में अगर आ जाए ना तो फिर बड़ा दुख सा लगता है कि यार पढ़ा भी था फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यूपीएससी में आप मान के चलो कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप ये ना सोचो कि भाई ऐसे क्वेश्चन तो पूछने ही छोड़ दिए यूपीएससी ने। अगर आप पिछले 5-6 सालों के पेपर उठाकर देखें यूपीएससी के तो आपको एक ट्रेंड पता लगेगा कि भाई किस तरीके से यूपीएससी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी सब्जेक्टिविटी डालने लग गया है। तो एक एनालिसिस जो है बेसिकली वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछता है वो। तो ये बेसिकली क्या है, एनालिसिस ही तो है ये आपने खुद नहीं करी, बस आपको इसको एनसीडब्ल्यू ने करके दे दी है। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आएंगे तो हम तैयार रहेंगे उनके लिए। फिर ये रिपोर्ट में कहता है स्टेट वाइज डेटा, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके जो केसेस हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के वो देखने को मिले हैं, दिल्ली, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया बेसिकली जो हम एनसीआरबी की रिपोर्ट कर रहे थे उसमें आपका सदर्न स्टेट्स थे मेनली 2, तमिलनाडु, केरला और दिल्ली नॉर्थ वाला। यहाँ पर मेजॉरिटी है आपकी यूपी, दिल्ली और हरियाणा की और अल्टीमेटली महाराष्ट्र की। तो ये सिर्फ आपका 2021 का पहले 8 मंथ्स का डेटा है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है आपके रीजंस कि भाई व्हाट आर द रीजंस अगेंस्ट दी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। रीजंस क्या है कि भाई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ही हम लोग हमेशा बोलते हैं, वायलेंस अगेंस्ट मेन हम कभी डिस्कस नहीं करते। तो कुछ रीजंस होने चाहिए कि भाई क्योंकि ये रीजंस हैं इसीलिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी है, डीप रूटेड कॉज है ये वायलेंस का, जहाँ पर हम पेट्रियार्की की बात करते हैं। पेट्रियार्की जहाँ पर मेल डोमिनेशन है कि भाई मेल इज़ द अथॉरिटी एंड फीमेल इज़ सबऑर्डिनेटेड टू हिम। तो ये एक जो थिंकिंग है कि भाई साइकोलॉजिकली मैन इज़ स्ट्रॉन्ग, तो ये इस वजह से भी जो मेल है वो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन रखने के लिए ही डज द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। फिर कुछ एग्जाम्पल कुछ रीजंस हैं आपके, जैसे नॉन रिटेलिएशन की, जो फीमेल है वो आगे से रिटेलिएट नहीं करती तो वो एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाती है, तो आगे वाले को भी मौका मिल जाता है कि भाई आगे रिटेलिएट तो करती ही नहीं है तो अल्टीमेटली हम कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न। एब्सेंस ऑफ लॉज एड्रेसिंग देयर राइट्स
देखो काफ़ी ज़्यादा लॉज हम लोगों ने बना लिए हैं टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, बट अभी भी उन लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ढंग से नहीं है। दीज लॉज आर गेटिंग इग्नोर्ड। तो जुडिशरी की तरफ से जो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की तरफ से थोड़ा कहीं ना कहीं लैकिंग अभी भी देखने को मिल रहा है, तभी हम लोगों ने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन थोड़ा सा ज़्यादा देखा है। फिर आपका सोसाइटल एटीट्यूड, स्टिग्मा एंड कंडीशनिंग, कि भाई अगर आप अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन करते हैं कि भाई ये वायलेंस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली स्टिग्मा अटैच्ड है, क्योंकि आपका जो हस्बैंड है वही कमा कर लेकर आ रहा है, आप घर पर काम कर रहे हैं, तो अगर वो जेल चला गया तो आपकी जो इकोनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगी फैमिली की, तो आप कंप्लेन नहीं करते, तो स्टिग्मा भी अटैच्ड है। साथ में कंडीशनिंग भी है। कंडीशनिंग है कि भाई ठीक है, अगर वायलेंस होती है तो क्या बड़ी बात होगी, सबके साथ ही होता है ऐसा। तो एक जो कंडीशनिंग है जो कि स्टार्टिंग से होती आ रही है, बचपन से होती आ रही है, उस वजह से भी जो वायलेंस है अभी तक रुकी नहीं है। सोसाइटी ही हमारी ऐसी है इस तरीके से कि वो स्टार्टिंग में ही कंडीशनिंग कर देती है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है। तो दीज आर सम सोसाइटल रीजंस। बाकी जो आपकी स्टेट के रीजंस हैं कि भाई लॉज ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, हमारे जो लॉज ढंग से बने ही नहीं हैं जो कि इन इश्यूज़ को ढंग से सॉल्व कर सके, तो वो आपके हल्के से पॉलिटिकल रीजंस हैं। बाकी दीज ऑल आर दी आपके सोशल रीजंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। पेट्रियार्की, सोसाइटल एटीट्यूड, नॉन रिटेलिएशन, कंडीशनिंग, स्टिग्मेटाइजेशन, है ना, तो ये सारा आप ध्यान रखेंगे। चलो इम्पैक्ट बेसिकली बताते हैं कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वायलेंस का इम्पैक्ट विमेन पर छोड़ो, किसी पर भी क्या पड़ेगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अल्टीमेटली जो वायलेंस है उसकी वजह से जो फीमेल्स हैं, अगर मतलब पूरा का पूरा जो इनका एक जो बचपन था, अगर वो सारा का सारा वायलेंस में गुजरा है और वो पढ़ नहीं पाई हैं, बेसिकली उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो जो आपकी अगली लाइफ है, मतलब जो आपकी अडल्ट एज है, वहाँ पर भी आपके पास स्किल ना होने की वजह से आपको कोई काम नहीं देगा। तो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी पार्टिसिपेटेड इन द लेबर फोर्स। और आप किस पर डिपेंडेंट है, ऑन योर हस्बैंड यू आर डिपेंडेंट। और व्हेन यू आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन समवन, वहाँ पर वायलेंस के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये इम्पैक्ट है बेसिकली जो आपका स्टार्टिंग फ्रॉम दी चाइल्डहुड एज टू ओल्ड एज, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये आप हल्का सा देख लेंगे कि भाई किस तरीके से जो स्टार्टिंग फ्रॉम दी लाइफ टू दी आपका ओल्ड एज आप हमेशा डिपेंडेंट हैं एंड यू आर प्रोन टू दी वायलेंस। फिर हम देखते हैं कि भाई इंडिया में कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जिन्होंने विमेन की डिग्निटी बनाए रखने के लिए काम किया है। आपको हल्का सा फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 कहता है कि भाई राइट टू इक्वालिटी है, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर, चाहे वो जेंडर ही क्यों ना हो। तो अगर कोई ये सब करेगा तो फिर आप अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। तो और सरकार भी आपके इन फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखने की कोशिश करता है। फिर आपका DPSP है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जहाँ पर आर्टिकल 51A में आप ये देखते हैं कि भाई इट इंश्योर्स दैट प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन आर प्रोहिबिटेड अंडर दिस आर्टिकल। कि भाई आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपने अपने फंडामेंटल राइट्स लेने हैं तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ भी निभानी पड़ेंगी। और ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटी ये है कि आपको जो विमेन की डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर आपका कुछ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, कुछ एक्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को प्रोहिबिट करने के लिए 2005 में बनाया है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस आएगा तो इस एक्ट के अंदर उसको डील किया जाएगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की डाउरी लेना या डाउरी देना दोनों ही अपराध हैं। अगर कोई पार्टी ऐसी पाई गई जिसमें डाउरी दे रहे हैं, डाउरी ले रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट का प्रोविजन हम लोगों ने रखा है इस एक्ट में। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट एट वर्क प्लेस 2013 कि भाई अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं और अगर आपके खिलाफ कोई वायलेंस वहाँ पर देखी जा रही है, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की ही क्यों ना हो, तो इस एक्ट के अंदर उस चीज़ को डील किया जाएगा। फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो 2012 एक्ट, जहाँ पर चिल्ड्रन में दोनों आ गए, आपके मेल्स भी आ गए, आपकी जो फीमेल्स हैं वो भी आ गए। इन दोनों को ही सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए ये जो पोक्सो एक्ट है वो भी हम लोगों ने पास किया हुआ है।
तो अगर ऐसे कोई केस आता है वायलेंस का अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो हम लोग इस एक्ट के अंदर डील करेंगे। तो कहने का मकसद ये है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, लॉज जो हैं, डिफरेंट एक्ट्स जो हैं, या फिर जो आपके स्टैट्यूट्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है, तभी जो एक तरीके से जो ओवरऑल हम लोग वायलेंस को रोक सकेंगे। फिर है आपका वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड कहता है कि भाई आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से विमेन के अगेंस्ट वायलेंस को आप ढंग से रोक सके। इसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि भाई पहली बात तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी की ही जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो ये दिखाती हैं कि भाई किस तरीके से जो विमेन है दे आर सबऑर्डिनेटेड टू दी मेन, विमेन सबऑर्डिनेटेड टू मेन। तो जो एक पेट्रियार्की वाली फीलिंग है, इट शुड बी कर्ब्ड। सोसाइटी की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि जो कंडीशनिंग है बॉय और गर्ल दोनों की ही एक सिमिलर तरीके से हो। दोनों के रोल्स अगर अलग अलग हैं तो उनको इतना अलग मत करो कि भाई वो आपस में मर्ज ही ना हो सके, है ना। तो ये एक तरीके की चीज़ें हैं। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल की भी कि भाई अगर कोई भी आपके खिलाफ वायलेंस हो रही है तो आप उसको कंप्लेंट की फॉर्म में फाइल करवाएं, बिल्कुल सहते नहीं चले जाएं। साथ में आपकी ड्यूटी है ऑफ दी गवर्नमेंट्स कि जो भी लॉज आपने इम्प्लीमेंट करे हैं, अगर फीमेल कंप्लेंट करने के लिए आती है तो उसको हैरेसमेंट ना फील हो, उसकी ग्रीवांसेस को रिड्रेस किया जाए, है ना। तो जब सभी चीज़ें, सोसाइटी, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें इकट्ठी होंगी तभी जाकर हम किसी भी फिनोमिना को होने से रोक सकते हैं। सिंपल अगर तीनों में सिर्फ एक काम करेगा, बाकी ये दो काम नहीं करेंगे, तब कोई फ़ायदा है नहीं। तो तीनों स्टेक होल्डर्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को हम तभी रोक सकते हैं व्हेन देयर विल बी द होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ठीक है, तो ये हल्का सा आप NCW का डेटा ध्यान में रखेंगे, इनके रीजंस, इनका इम्पैक्ट, इनका जो एक वे फॉरवर्ड है इस टॉपिक का, वो भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। चलो, तो यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं सोशल इश्यूज़ के करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है या दिक्कत है इन टॉपिक्स में तो आप मेल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं और आप मैसेज भी कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। कोई डाउट होगा तो बताना, अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू आर सीरियस फॉर UPSC 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।